हजारों किलोमीटर दूर 28 फरवरी 2026 की रात को मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान मिसाइल्स गिरते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो जाती है। लेकिन इस धमाके की गूंज सिर्फ तेहरान तक नहीं रुकती, इसकी शॉकवेव आपके और मेरे घर की रसोई तक भी पहुंच जाती है। News just coming in. Bengaluru Hotels Association say the supply of commercial gas cylinders has stopped. We're getting you the latest from Mumbai. The maximum city is facing a big gas problem. Mumbai hotel body Ahar has cited crippling LPG shortage. आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपको ये पता चलता है कि चाय बनाने के लिए गैस खत्म हो चुकी है। आप क्या करेंगे? गैस एजेंसी जाएंगे। अगर आप गैस एजेंसी जाते हैं और आप बात देखते हैं कि वहाँ हजारों लोगों की लाइन है, वहाँ सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है कि आउट ऑफ स्टॉक, तो आप क्या करेंगे? ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर की कीमत 3000 से 4000 तक पहुँच चुकी है। क्या आप उसको खरीदेंगे? क्या ये किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म का सीन है? नहीं, ये एक रियलिटी है। आज इसी वक्त ये हमारे देश की जो कड़वी सच्चाई है वो उभर करके आ चुकी है हमारे सामने। ईरान और अमेरिका की इस महाजंग ने हमारे चूल्हों को बंद कर दिया बड़ी आसानी से। आज की इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल वॉर ने भारत में एलपीजी का हाहाकार मचा लिया है, कि उस सरकार को आजाद भारत के सबसे सख्त कानून को लागू करना पड़ा, और कैसे इस आपदा में भी कूटनीति के नाम पर ऐसे खेल खेले जा रहे हैं जो आपको हैरान कर दिए। सवाल ये है कि क्या आप 4000 का सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एफपीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज नहीं जानेंगे, सिस्टम का एक्सरे करेंगे जो आपकी और मेरी जेब दोनों को लूट रहा है। कुछ ही दिन पहले तक हमें ये बताया जाना था कि सब चंगा से टीवी एंकर्स चिल्ला करके ये कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बिल्कुल सेफ। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया था कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही कह रही है। आइए साथ में जमीनी हकीकत जानते हैं, देखते हैं आखिरकार सरकार सही कह रही है या फिर ग्राउंड रियलिटीज। चलिए सबसे पहले बेंगलुरु के गांधी बाजार चलते हैं और जान लेते हैं है क्या मामला वहाँ। यहाँ के होटल ओनर्स अपने खाली सिलेंडर सड़क पर रख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर गैस नहीं मिली तो कल सारे होटल्स बंद हो जाएंगे, वो भी जाएगी, लोगों की नौकरी छूट जाएगी। तमिलनाडु में चेन्नई होटल एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी लेटर लिख करके कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कमर्शियल गैस देना लगभग बंद कर दिया है। सिर्फ चेन्नई में 10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट शटडाउन होने की कगार पर आ चुके हैं। अब आप कहेंगे भाई मैं तो घर में रहता हूँ, मुझे कमर्शियल सिलेंडर से क्या मतलब होगा? बट दर्शकों, इसका असर आपके घर तक पहुंच चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन गैस एजेंसी वाले ये कह रहे हैं कि सरकार ने बुकिंग गैप 21 दिन से बढ़ा करके 25 दिन कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास गैस 20 दिन में ही खत्म हो जाता है तो अगले 5 दिन आपको बिना गैस के रहना पड़ेगा, यानी कि आपके घर में खाना नहीं बनेगा। पुणे में तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गैस की कमी के कारण पीएमसी यानी कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 20 गैस से चलने वाले क्रिमिशंस बैन करने पड़े हैं। जरा सोचिए, जब जीते जी लोगों को गैस नहीं मिल रही है तो मरने के बाद क्या मिलेगी? दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में गैस नहीं, वहाँ वकीलों को सिर्फ सैंडविच और सलाद खिलाया जा रहा है। और इन सब के बीच मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ब्लैक मार्केटिंग का नंगा नाच चल रहा है, वो भी बहुत ही आसानी से। जो 19 केजी का जो कॉमर्शियल सिलेंडर था, यानी कि 19 केजी का कॉमर्शियल सिलेंडर था, वो 1883 लगभग के आसपास मिलता था और वो आज 3000 से 4000 पहुंच चुका है और बिक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है? भारत में रातों रात गैस की इतनी बड़ी कमी कैसे महसूस हुई? क्या इस वाई को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे? बने रहिए। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2500 किलोमीटर दूर, उस जगह जहां दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन चलती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और ओमान के बीच का एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता। इसके सबसे संकरे हिस्से की जो चौड़ाई सिर्फ 20 मील यानी कि 34 किलोमीटर है। देखने में ये छोटी सी जल या फिर छोटा सा रास्ता लगता है, लेकिन दोस्तों ये दुनिया की इकोनॉमी का एक जुगलर वेन है। पूरी दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और 20%
लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG और रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, यानी कि रोजाना 2 करोड़ बैरियल से ज्यादा तेल यहाँ से निकलता है। अब जरा पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल का जो डेटा है उस पर गौर करते हैं। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों का लगभग 89.1% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और जहाँ तक LPG की बात है, जिस पर हमारे देश की 33 करोड़ से ज्यादा घरों के चूल्हे जलते हैं, उसका 62% हिस्सा हम विदेश से खरीदते हैं। हम अपनी गैस ज्यादातर सऊदी, कतर, UAE से खरीदते हैं और ये सारा फ्यूल लगभग 85% LPG इसी हॉर्मोज के जो रास्ते से आता है और भारत के वेस्टर्न कोस्ट यानी कि मुंबई, कोच्चि, कांडला तक पहुंचता है। अब सोचिए अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो हमारे पास प्लान भी क्या होगा। हुआ ये कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत भयंकर एयर स्ट्राइक की। इसमें से ईरान का जो टॉप लीडर है या ईरान के टॉप लीडर है अली खामनेई, उनकी मौत हो गई, जो हमें डेटा बताते हैं। अब गुस्सा होना ईरान का जायज है, घायल हो चुका है ईरान, तो उसने क्या किया, सीधा अमेरिका से लड़ने के बजाय इकोनॉमिक वॉरफेयर का रास्ता चुना। ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। We will never allow even a single liter of oil to pass through the Strait of Hormuz for the benefit of the United States. The 100-mile-long strait is one of the most important oil choke points in the world, but रेडियो पर ये मैसेज आया, कोई भी जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा। ईरान ने समुद्री में नेवल माइंस बिछा दिए। भारत के जो डजन्स ऑफ ऑयल और गैस टैंकर्स हैं इसी वक्त इसी खाड़ी में फंसे हुए हैं। अब 1 मार्च को एक दिल दहला देने वाली घटना आती है हमारे सामने। इंडियन सेलर वाला एक ऑयल टैंकर यानी कि MT स्काईलाइट ओमान के पास ईरान के प्रोजेक्टाइल का शिकार हो गया। इस हमले में 2 इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। MK डिवियन और सफीशा विष्णु जैसे जहाजों पर भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जहां इंडियन सेलर्स की जान चली गई है। इंश्योरेंस कंपनी ने डर के मारे वॉर रिस्क प्रीमियम 400 से 600% तक बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी शिपिंग कंपनी वहां जाना रिस्क नहीं लेना चाहती है। यानी कि दर्शकों, भारत की तरफ आने वाली जो सप्लाई चेन वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। अब आते हैं हमारे देश के नीति निर्माताओं पर। हमारे नेता जो हर बात पर सोशल मीडिया पर लेजर आई वाले मीम्स शेयर करते हैं, अंजलि बेटे अचानक से डाउन कैसे हो गई। जब LPG का जो संकट है वो शुरू होते ही सरकार के मंत्री कैमरे पर आकर के ये कह रहे थे कि पैनिक मत कीजिए, हमारे पास 74 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन अगर शॉर्टेज नहीं है तो दोस्तों 9 मार्च को भारत सरकार को आजाद भारत के इतिहास का सबसे कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ गया। भारत के लिए या भारत सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए क्यों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 पास किया गया कि वो कानून है जो देश में युद्ध, अकाल या फिर गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल के समय लगाया जाता है। इस एक्ट के तहत सरकार ने रिफाइनरीज को आदेश दिया है कि अपनी सरकार या अपनी सारी जो मशीन्स है उसको फुल कैपेसिटी पर चलाओ और पेट्रोकेमिकल जैसे प्लास्टिक बनाना बंद करो। जो प्रोपेन है या बुटेन गैस है उसे सिर्फ और सिर्फ रसोई LPG बनाने के लिए लगाओ। सरकार ने 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स भी बना दिए गए हैं। प्रायोरिटी में आता है आपके घर की पाइपलाइन यानी कि PNG, CNG और LNG, जिन्हें 100% सप्लाई मिलेगा। प्रायोरिटी 2 में है फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज, जिनको 70% गैस, होटल्स और कॉमर्शियल्स इस्तेमाल के लिए गैस पर भारी पाबंद लगा दिया गया है और 20% का कैप लगा दिया गया है। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि देश में सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, और वही दूसरी तरफ आप वॉर टाइम कानून का इस्तेमाल करके सप्लाई को राशन कर रहे हैं। क्या सरकार सच में इस जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस के लिए तैयार है थी? पिछले 10 सालों में उज्ज्वला योजना के तहत LPG कवरेज 62% से बढ़ करके लगभग 100% कर दिया गया। 33 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस पहुंच गई। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि 33 घरों में चूल्हा जलने के लिए गैस कहां से आएगी? खाड़ी में एक बॉम्ब फूट गया। चाइना ने ऐसी घटनाओं के लिए महीनों का स्ट्रैटेजिक रिवर्स बना दिया
किया है। वो अपनी जमीन के नीचे तेल स्टोर करके रखता है। हमारे पास क्रूड ऑयल का सिर्फ 10 से 12 दिन का रिजर्व बचा हुआ है और एलपीजी का तो लगभग शून्य है। एलपीजी के लिए हमारे पास कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बफर नहीं है। हम पूरी तरीके से विदेश से आने वाले जहाजों पर डिपेंड है। ठीक इसी वक्त, इसी समय, इसी घटना के बीच 10 मार्च को भारत ने बांग्लादेश को 5000 मेट्रिक टन डीजल की सप्लाई की है नुमालीगढ़ रिफाइनरी से। 131 किलोमीटर लंबी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए 113 टन पर घंटे की रफ्तार से डीजल ढाका भेजा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि पड़ोसी देश है, वहाँ भी तो फ्यूल क्राइसिस की मदद करनी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में पड़ोसियों को खुश रखना जरूरी होता है। सरकार और विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये कोई दान नहीं है, एक रूटीन कमर्शियल एग्रीमेंट है जिसके तहत हमने हर साल उन्हें 1.8 लाख टन डीजल देना होता है। हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी 25 करोड़ टन पर ईयर से ज्यादा है, इसलिए थोड़ा बहुत डीजल देने से डोमेस्टिक सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सवाल तो उठता है, जब आपके अपने घर में आग लगी हो, जब आपके अपने नागरिक फ्यूल क्राइसिस से डर में जी रहे हो, तब इस तरह की फ्रेंडशिप क्या सही है दिखाना? क्या देश इस जनता के लिए कड़वा घूंट नहीं है? एक तरफ अडानी ग्रुप बांग्लादेश की बिजली काट देता है क्योंकि उन्हें बिल नहीं दिया जाता, और वहीं दूसरी तरफ देश में इमरजेंसी जैसी हालत होते हुए भी हम उन्हें डीजल पंप कर रहे हैं या डीजल दे रही है। और बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, बात अमेरिका और हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रेशर की भी है कि यूक्रेन वॉर के बाद हमें रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, ठीक है, लेकिन अमेरिका के दबाव में और टैरिफ की धमकियों से हम डर से हमें पिछले कुछ महीनों से रशिया से तेल लेना हमने काफी कम कर दिया है और अपनी निर्भरता वापस से मिडिल ईस्ट पर बढ़ा दी गई है। अब जब खाड़ी देशों में तेल आने से रुक गया है, यानी कि सब कुछ रुक गया है, तहस नहस होते जा रहा है, अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटी खुद कह रहे हैं कि भारत को रशिया से तेल खरीदने की छूट दी जाती है। सवाल ये है कि अमेरिका कौन होता है हमें ये परमिशन देने वाला? कि क्या हमारी सोवियनिटी इतनी कमजोर है कि जब अमेरिका कहता था हम रशिया से तेल खरीदे तो हम उसकी माने, और जब वो मना करे तब हम रुक जाएं, और फिर हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं कि आज अगर हमें रशिया के साथ ना छोड़ा तो शायद हमें हॉर्मोज ब्लॉकेज से इतने बुरे तरीके से, अगर आपको लग रहा होगा कि ये जंग सिर्फ गैस सिलेंडर और होटल तक सीमित रहेगी, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रही हो। ये है कि एक इकोनॉमिक सुनामी है जो पूरे देश को अपने लपेट में ले रही है, जो लेने वाली है। क्रूड ऑयल के दाम $100 पर बैरियल पार कर चुका है, और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यानी कि $126 तक भी पहुंच सकता है। यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का एक सीधा सा नियम है कि लीजिए, अगर क्रूड ऑयल की कीमत में सिर्फ $10 की बढ़ोतरी होती है तो भारत का इंपोर्ट बिल हर साल 13 से $14 बिलियन बढ़ सकता है। इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, रुपया गिर जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और रुपया डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा कमजोर होता जाएगा। रुपया 92 के पार जा चुका है, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रक्स का खरीदना बढ़ेगा, फर्टिलाइजर बनाने में होता है, और अगर गैस नहीं आएगी तो फर्टिलाइजर नहीं बनेगा। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जैसे कंपनी ने प्रोडक्शन कट करना शुरू कर दिया है। अगर खाद नहीं बनेगी तो हमारे किसान क्या उगाएंगे और क्या हम खाएंगे? इसी के साथ हवाई सफर भी महंगा हो रहा है। एयर इंडिया ने अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, और कुछ रूट्स पर भी ये $400 तक पहुंच गया है। क्या आपको 2020 का लॉकडाउन याद है? अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये एनर्जी का लॉकडाउन है। जरा पड़ोसी देश में भी नजर रखते हैं और जानते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। ना में सरकार ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया है, क्योंकि गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल है ही नहीं। बांग्लादेश में फ्यूल राशन शुरू हो गए हैं। यूरोप में गैस की जो कीमतें हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं, रातों रात 40 से 45% बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने दुनिया से सबसे अहम जो रास्ता है वही
बंद कर दिया। तो दर्शकों आगे क्या होगा? मान लीजिए सबसे बेस्ट सिनेरियो में ये युद्ध आज ही रुक जाता है, तब भी समुद्र में जो बिछी हुई माइंस है उनको हटाने में, नष्ट होने में या फिर उनका मलबा जो है सब कुछ हटाने में मान लो इस सप्लाई चेन को नॉर्मल होने में 2 से 3 महीना तो करीबन लगेगा ही लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या अगर ये युद्ध लंबा खींचा गया तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की जमीन पर अपने अमेरिकन सैनिकों को छोड़ देगा, उतार देगा। तो तैयार हो जाइए इस खौफनाक भविष्य के लिए। भारत की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 80 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर गैस की जो कमी है वो 20%, होटल भी बंद हुए तो अगर सोचे तो 15 लाख से ज्यादा शेफ, वेटर्स और डिलीवरी बॉय एक झटके में बेरोजगार हो सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो अगर जब बेरोजगार हुए तो जोमेटो, स्विगी के जो ऑर्डर्स हैं वो आना बंद हो सकते हैं। मिडिल क्लास का जो बजट है वो पूरी तरीके से हिल सकता है, डगमगा सकता है। अगर हालत ऐसी ही रही तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब हम भारत के शहरों में भी 21वीं सदी वापस लेकर के आए। यानी कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं तो वो जो पुरानी सदी है जब हम कोयले से, लकड़ी से चूल्हा चला रहे थे, वो मजबूरी हमें वापस ले आए, या हम उस दौर में एक बार फिर से चले जाए। और ये आज की ये जो खबर है ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। असली बीमारी ये ईरान या अमेरिका का युद्ध नहीं है, असली बीमारी उस व्यवस्था की है जिसमें भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की जो चाबी है वो किसी और देश के हाथ में चली गई है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे इंडक्शन स्टोव पर अपनी निर्भरता नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हॉर्मोस में गिरने वाले हर वो बम हमारी रसोई की जो आग है वो बुझाते रहेंगे। आप इस पूरे संकट पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की तैयारी सच में पूरी है? क्या इस संकट के समय हमें बांग्लादेश को जो डीजल हमने दिया है, क्या ये कदम सही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो में हर उस इंसान तक ये शेयर करो जो सोचता है कि विदेश नीति और इंटरनेशनल वॉर का उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सच्चाई से जुड़े रहने के लिए, गोदी मीडिया के शोर से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आपसे एक बार फिर से मुलाकात होती है एसपीबी के साथ। बने रहिए हमारे साथ और फॉलो करें एसपीबी को।